हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पर फरवरी के पहले सप्ताह में प्रमुख जो घटनाएं घटित हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं या उत्तर प्रदेश के में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य पहलुओं पर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस सप्ताह की यहाँ पर प्रमुख घटनाएं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित रहीं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश को यहाँ पर मिल गए हैं चौथे कार्यवाहक डीजीपी। क्या नाम है इनका, क्या काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे प्रक्रिया होती है। हाल ही में देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार को कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख यहाँ पर नियुक्त किया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, कौन है? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार के बारे में यहाँ पर देखिए, वर्ष 1990 बैच के यहाँ पर देखा है तो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। इनके पास कानून व्यवस्था और मेरठ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। वह डीजी कानून व्यवस्था और डीजी आर्थिक अपराध शाखा का भी पद यहां पर संभाल रहेंगे। यदि किसी कारण से राज्य सरकार द्वारा उन्हें हटाया नहीं जाता है तो उनके मई 2025 में अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य रहने की यहां पर संभावना है। अपराध और माफिया के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने के पीछे यहां पर मुख्य व्यक्ति उन्हें माना जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रशांत कुमार जो हैं उत्तर प्रदेश के चौथे कार्यवाहक यहां पर डीजीपी बने हैं और इनसे संबंधित यहां पर तथ्यों को अगले यहां पे देखिए, येड़ा का मेडिकल डिवाइस पार्क गामा विकिरण और सुविधा का विस्तार करने वाला है। तो सबसे पहले कई चीज़ों को लेकर के फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। यहाँ पर येड़ा हो गई, वीड़ा हो गई, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हम येड़ा कहते हैं, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क को ये विकसित कर रहा है। कौन विकसित कर रहा है, क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर येड़ा कर रहा है और ये पार्क देखा जाए तो किस तरीके के कार्यों के लिए विकसित किया जा रहा है। तो कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पर देखा जाए तो गामा विकिरण सुविधा सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से इसे सुसज्जित किया जाएगा। इनके प्रयासों में पार्क को उन्नत चिकित्सा उपकरणों से लैस करना भी शामिल है। वहीं कैंसर के देखभाल, रेडियोलॉजी, इमेजिंग तकनीकी, एनेस्थेटिक्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी उपकरण के साथ ही यहाँ पर पेसमेकर और कॉक्लियर इम्प्लांट से जुड़े उपकरण भी इसमें शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा में देखें तो जेवर हवाई अड्डे के पास करीब 350 एकड़ के विशाल क्षेत्र में ये फैला मेडिकल डिवाइस पार्क नवाचार का यहाँ पर प्रतीक बनने जा रहा है। और मेडिकल डिवाइस पार्क में प्रयोगशालाएं होंगी, केंद्र सुविधाएं यहाँ पर होंगी, साथ ही केंद्रीकृत स्थान पर विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की भी इसमें सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ अगर हम देखें इस रणनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है, तो देखिए जब भी इस तरीके के विकास कार्य किए जाते हैं प्रदेश के स्तर पर, तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर हमें किसी क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को तलाशना, पर्यटन आकर्षित करना और राजस्व के स्रोतों के साथ साथ लोगों को सुविधाएं प्रदान करना। जैसे कि मेडिकल सेक्टर की ही यहाँ पर आप बात करें तो इसका उद्देश्य है कि विनिर्माण लागत को कम करना है, चिकित्सा उपकरणों के उपयोग को यहाँ पे अनुकूलित बनाना है, लोगों को कम सस्ते मूल्यों पर यहाँ पर इन्हें उपलब्ध कराना। देश भर में देखा चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को यूपी में डेवलप करना है। इसके साथ इस पहल को उत्प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के भीतर सामान्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए भी यहाँ पर काम कर रही है। इसमें एक मुफ्त अनुदान सहायता भी राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी और योजना यहाँ पर देखा है इसके माध्यम से कई तरीके की सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराना है। एक बड़ी समस्या हमेशा रहती है, कई से जैसे कैंसर जैसे इलाज जो होते हैं काफ़ी महंगे भी हो जाते हैं, रेडियो उपकरण उसमें होने वाली प्रयुक्त होने वाली दवाइयों के कारण। अब यहाँ पर देखिए इस पार्क में अगर हम कैंसर देखभाल हो गया, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, एनेस्थेटिक, कार्डियो रेस्पिरेटरी सपोर्ट, पेसमेकर, कॉक्लियर इम्प्लांट समर्पित आधुनिक सुविधाओं उपकरणों को इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी कि जो भी चीज़ें जो बहुत महंगी हैं जिसके कारण बाहर भी जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ये सुविधाएं कम और सस्ती लागत पे लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी। यही थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक संगठन यानी ईडा के बारे में, क्या है, कब गठित किया गया। तो इसे यूपी औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत दिल्ली से सटे उनके संबंधित अधिसूचित क्षेत्रों को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। साथ ही अगर हम देखें अगर योजनाबद्ध यहाँ पर नहीं होते हैं तो अनाधिकृत शहरी विकास का यहाँ पर खतरा होता है। इसलिए एक शहरी विकास को कहते हैं ना कि कोई भी शहर को बसाना जहां पर हर एक चीजों को लेकर के एक डिजाइन डेवलप करना, उस डिजाइन के तहत उस शहरों को यहां पर विकसित करना है। अब यहाँ पे देखिए ईडा के द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाओं में है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और पर्सनल रैपिड ट्रांजिट। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ईडा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या क्या यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके साथ ईडा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित भूमि उपयोग उद्देश्यों के लिए भूखंडों के आवंटन हेतु यहाँ पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर भी यहाँ पर काम करता है। उन योजनाओं को ये भूमि आवंटन भी प्रदान करते हैं। आइए अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे देखिए आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो वनों में आग लगने की यहाँ पर जो घटनाएं हैं उसको रोकने के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। ये बहुत ही आम बात है और लगातार इस तरह घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। जैसे ही यहाँ पर गर्मियों का मौसम शुरू होता है, वनों में आग लगने की घटना यानी वनाग्नि आपकी तेजी से बढ़ती है कई सारे क्षेत्रों में। इसे रोकने के लिए यहाँ पर सक्रिय उपाय जो है सरकार के द्वारा इस पर काम करने की बात की गई है। इसके लिए रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला को स्टार्ट किया जाए, इस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर उन क्षेत्रों में जहाँ पे आग लगती है वहाँ पे हाई अलर्ट पर यहाँ पर उनको घोषित करना, उन्हें यहाँ पर बताना, आग से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करना और राज्य भर में करीब 1 से 7 फरवरी तक यहाँ पर वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह भी यहाँ पर चला रही थी। ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये चीज कि वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 1 से लेकर के 7 फरवरी तक मनाया जाता है। अन्य मुख्य बिंदु ध्यान दें तो निगरानी और नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करने के लिए लखनऊ में विभाग प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालयों में एक समर्पित अग्नि नियंत्रण कक्ष भी यहां पर स्थापित किया जा रहा है। मुख्य वन संरक्षक प्रचार को राज्य मुख्यालय सेल के लिए नोडल अधिकारी के रूप में भी देखा जाए, इसमें नामित किया गया है और सरकार को अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त वनाग्नि की घटनाओं पर साप्ताहिक रिपोर्टिंग के लिए भी यहाँ पर जिम्मेदार हो। यानी कि जब आपको पता होगा कि प्रक्रियाएं कहाँ पर कैसी चल रही हैं, लगातार उस पर नजर रखेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे और होने वाली संभावनाओं से आप परिचित होंगे तो आपकी कार्रवाई भी वहां पर बेहतर हो सकेगी। अगर हम यहाँ पे देखें किस तरीके से घटनाएं जो होती हैं उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, देखिए यहाँ पे इसको नियंत्रित करने के लिए संभागीय स्तर पर सरकार ने 24 घंटे संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है जो लगातार उस पर नजर रखी जा सके। साथ ही यहाँ पर 3 शिफ्ट में कर्मचारियों की तैनाती इसमें की जाएगी 24/7 संचालन करने के लिए। नियंत्रण कक्ष के विभिन्न श्रेणियों में जानकारी आपको दर्ज किया जाएगा। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में यहाँ पे कर्मचारी आएंगे, इस कक्ष में रहेंगे और उस पर नियंत्रण रखेंगे, नजर रखेंगे। घटना का पता चलते ही उस पर त्वरित कार्यवाही को सुनिश्चित करने संबंधी यहाँ पर दिशा निर्देश शामिल हैं। इसमें वन संरक्षक जो हैं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को भी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। वहीं वनाग्नि की घटनाओं संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर स्थापित किए गए विभिन्न जिलों में अधिकारियों, आम जनता, अन्य विभागों के लिए यहाँ पर स्थानीय हेल्पलाइन भी नंबर उपलब्ध कराए जाएं। यानी कि एक जो कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर बेहतर बनाया जाए जिसके माध्यम से किसी प्रकार के नुकसान बहुत ज्यादा होने से बचाया जा सके। सरकार के निगरानी प्रयासों के लिए सकारात्मक परिणाम और पिछले 3 वर्षों में देखा जाए तो वनाग्नि की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। देखिए ये जो मुद्दे हैं यहाँ पर मेंस के दृष्टिकोण से भी पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वनाग्नि लगने की घटनाओं को किस तरीके के रोकने के प्रयास किए जा सकते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यूपी बजट प्रस्तुत किया गया 2024-25 और इस बजट के यहाँ पे कई सारे प्रमुख पहलू हैं। देखिए इसको लेकर मैंने अलग से भी वीडियो यहाँ पर जरूर बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर देखते चलते हैं। देखिए 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 2024-25 के लिए बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया है और इस बजट का जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो 7,36,431.71 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट है। कुल व्यय इसमें देखें तो 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस्व खाते के लिए और 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपए जो है घाटे का अनुमान इसमें जताया गया है। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बजट में घोषणाएं भी यहां पर की गई हैं। राज्य कृषि विकास योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रखंड स्तर पर और पंचायतों में देखा है स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए यहां पर स्थापित किए गए। तो यहां पर इस बजट से संबंधित प्रमुख जो बिंदु हैं हम बस उन्हीं पहलुओं को इसमें देख लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें देखिए निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जो देय राशि होगी 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर करीब 1,000 रुपए प्रतिमाह यहां पर करने की घोषणा की गई है।
वहीं वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही तक कुल 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को इस योजना से यहां पर लाभ प्रदान किया जाएगा। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का जो लक्ष्य है कि वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके वहां पर उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसी तरह से वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट 6.90 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें नई परियोजनाओं के लिए 32,721 रुपए आवंटित किए गए थे। 32,721 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अनुच्छेद 112 क्या कहता है, इसका उल्लेख यहाँ पे क्यों है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से बजट को हम वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को यहाँ पर समाप्त होता है। वहीं निराश्रित महिला पेंशन योजना से संबंधित यहाँ पे पहलू पर ध्यान दीजिएगा। यह एक तरीके की राज्य योजना है और इसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं, विधवाओं और योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार इसमें पेंशन दी जाती है। योजना का जो उद्देश्य रहेगा उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जो अपने संसाधनों से अपना भरण पोषण कर सकें और उन्हें वित्तीय सहायता की यहाँ पर आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये सारे पहलू आपको इस योजना से संबंधित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बजट में यहाँ पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा बजट आवंटन किया गया है और ये बजट देखा जाए 2024-25 के लिए गौतम बुद्ध नगर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए का आवंटन। देखिए आवंटन ध्यान रखिएगा, बजट में से संबंधित जो प्रश्न यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं उसमें बजट पर्टिकुलर किस योजना को लेकर या क्षेत्र को लेकर कितना किया गया है ये जरूर पूछा गया है कई क्वेश्चन में। तो इसलिए बजट आवंटन किसके लिए कितना किया जा रहा है ये ध्यान रखें। अन्य पहलू पर ध्यान दीजिए। वित्त मंत्री यूपी के हैं सुरेश कुमार खन्ना। राज्य विधानसभा में देखा जाए तो यह बजट आपको प्रस्तुत किया गया है और नोएडा के पहले चरण के विकास कार्य यहाँ पर वर्तमान समय में ऑलरेडी चल रहा है। वर्ष 2024 के अंत तक देखा जाए तो वाणिज्यिक संचालन यहाँ पर इसके खोलने की यहाँ पर संभावना है, जो कि यहाँ पर यानी कि बनकर के तैयार हो जाएगा और राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना और राज्य सरकार की देखा जाए तो नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति के तहत यहाँ पर यह पहल की जा रही है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट जैसे चुनिंदा हवाई अड्डों का विकास इसमें किया गया है। वहीं पर म्योरपुर, सोनभद्र और सरसवा, सहारनपुर हवाई अड्डों का विकास कार्य भी देखा जाए तो प्रगति पर है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भी यहाँ पर आपको 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश का यहाँ पर जो बजट है वो हवाई क्षेत्रों पर काफी केंद्रित यहाँ पर देखने को मिला है। अन्य यहाँ पे देखिए जो पहलू हैं जैसे कि हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार, सुदृढ़ीकरण के साथ साथ अधिक भूमि अधिग्रहण के लिए 1100 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया है, आवंटन किया गया। पूरे देश के आम नागरिक के तर्ज पर यहाँ पर इस योजना को विकसित किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है और यह योजना जो है 10 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर लागू की गई है। योजना के तहत देखा जाए तो मूल रूप से व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अनुदान की भी इसमें व्यवस्था की गई है, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर हवाई कनेक्टिविटी को जोड़ना, लोगों को यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना और कह सकते हैं ट्रैवल के एक अन्य साधन के रूप में इसे विकसित करना है। VGF के अर्थ है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एकमुश्त या स्थगित अनुदान, जो आर्थिक रूप से उचित है लेकिन वित्तीय व्यवहार्यता देखा जाए तो इसे कम होती है। चलिए अगली यहां पर देखिए योजना है लखनऊ में करीब 1500 एकड़ की यहाँ पर एक एरो सिटी को मिलेगी है। इस बजट में यहाँ पर एक आवंटन किया गया है कि लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एक एरो सिटी को यहाँ पर बसाया जाएगा। क्या होती है एरो सिटी और उससे संबंधित यहाँ पे पहलू, उसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसकी भी जो घोषणा की गई है बजट में, यहाँ पर वित्त मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसकी घोषणा की है और कहा है कि ये जो एरो सिटी बनने वाली है यूपी में कहाँ बनेगी, लखनऊ में। इससे पहले भी अगर हम देश के स्तर पर देखें तो हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहरों में यहाँ पर एरो सिटीज को निर्माण यहाँ पर
किया जा रहा है और इसे काफ़ी यहाँ पर लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी अच्छे होते हैं और इसी को आधार बनाकर यूपी में भी यहाँ पर लखनऊ में एरो सिटी बनाने का निर्णय लिया गया। प्रमुख बिंदुओं की बात करें इस योजना को लेकर के तो यहाँ पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो एरो सिटी के करीब स्थित है का भी यहाँ पर चौड़ीकरण हो रहा है। करीब 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड भी देखा जाए तो एरो सिटी के लिए यहाँ पर प्रस्तावित स्थान के यहाँ पर करीब बताई गई है। एरो सिटी जो नाम है इस तथ्य पर आधारित है कि वे सामान्यतः हवाई अड्डे के करीब यहाँ पर आपको स्थित होते हैं और इसी कारण इन्हें एरो सिटी कहा जा रहा है। यह बताया गया है कि हिंदुजा समूह अपना इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट उस स्थान पर स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है जहां पहले सरोजनी नगर स्कूटर इंडिया प्लांट यहां पर आपको मौजूद था और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 172 करोड़ एकड़ में फैली एक एरो सिटी भी यहाँ पर भी होगी। तो इस तरीके से यूपी में भी यहाँ पर अलग अलग नोएडा और लखनऊ में यहाँ पर एरो सिटीज का निर्माण किया जा रहा है। तो आज के यहाँ पर फरवरी सप्ताह के यहाँ पर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के यहाँ पर प्रमुख घटनाओं को लेकर मिलते रहेंगे। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाओं को यहाँ पर पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।